गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। आइए, आप लोग कैसे हैं? देखते हैं डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर का जहाँ तक मैंने प्रश्नों को हल कराया है उसके आगे के प्रश्नों को लेते हैं और जितना हम बता चुके हैं उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है पढ़ने में। आइए लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि बैंक सर्वाधिक ब्याज किस पर देता है? बैंक सर्वाधिक ब्याज किस पर देता है? बैंक जो है वो सर्वाधिक ब्याज किस पर देता है? चालू खाते पर देता है कि बचत खाते पर देता है कि आवर्ती जमा खाते पर देता है या फिर अस्थाई जमा खाते पर देता है? तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि चालू खाता क्या होता है। चालू खाता ऐसा खाता जिसमें आप एक दिन में ही 2-3-4 बार पैसा निकाल सकते हैं या फिर जमा कर सकते हैं। बचत खाता क्या होता है? बचत खाता वो खाता है जिसमें आप जो है पैसा जमा करते जाते हैं लेकिन निकालते नहीं हैं और उसको जब एक होता है जो मैच्योरिटी टाइम होता है उसके बाद ही निकालते हैं। या फिर आवर्ती जमा खाता जिसमें आपका एक ईएमआई के रूप में पैसा जमा करते हैं लेकिन निकालते नहीं है, आप वो जमा करते जाते हैं और फिर जब मैच्योरिटी के टाइम पर आपको पैसा मिलता है तो वो आवर्ती जमा खाता हो जाता है। और अस्थाई जमा खाता वह खाता होता है जिसमें आप जिसे आप एफडी बोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि बैंक सर्वाधिक ब्याज किस पर देता है? तो बैंक सर्वाधिक ब्याज जो है वो अस्थाई जमा खाते पर देता है, फिक्स डिपॉजिट पर देता है। अस्थाई जमा खाता पर बैंक जो है सर्वाधिक ब्याज किस पर देता है? तो अस्थाई जमा खाता पर देता है, जिसको आप एफडी बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, उसी पर जो है बैंक सबसे ज्यादा ब्याज देता है। अगला प्रश्न यह है कि ब्याज खाता खोला जाता है, मतलब ब्याज जो है बचत खाता खोला जा सकता है किसके नाम, मतलब कैसे खोला जा सकता है? एक नाम से खोला जा सकता है कि संयुक्त नाम से खोला जा सकता है कि एक भी नाम से खोला जा सकता है और संयुक्त नाम से भी खोला जा सकता है या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन है। तो मैं ये कहूंगा कि जो खाता खोला जाता है वो चाहे आप एक नाम से खोलें चाहे संयुक्त नाम से खोलें, दोनों तरीके आपके सही हैं या दोनों तरीके ऐसे होते हैं। तो इसमें विकल्प आ और बा दोनों सही है, अर्थात आ और बा दोनों सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि लघुगणक के अंतर्गत जिन संख्याओं में जब कोई आधार नहीं होता तो आधार क्या होता है? मतलब लघुगणक में जहां कोई आधार न लिखा हो वहां पर आधार क्या होता है? कैसे कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए लाभ यहाँ पर 3 लिखा गया है, इसका कोई आधार नहीं, यहाँ पर 10 जैसे ई अकेले लिखा है, यहाँ इसका जो माना जा सकता है वह 10 माना जाता है। जहां पर कोई आधार नहीं होता वहां पर आधार 10 होता है। क्या होता है? 10 होता है। ठीक, अब एक और प्रश्न है, आइए अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा है 100 रुपए का एक स्टॉक 125 रुपए के भाव में बिकता है तो वास्तविक ब्याज की दर होगी। देखिए प्रश्न यह है कि 100 रुपए का एक स्टॉक 100 रुपए का एक स्टॉक है जो 125 के भाव में बिकता है। कितने में बिकता है? 125 के भाव में बिकता है। 125 के भाव में बिकता है तो वास्तविक ब्याज की दर क्या होगी? तो ब्याज की दर क्या होगी? देखिए मूलधन जो है, मूल राशि जो है वो क्या है? मूल राशि जो है वह 100 रुपए है और जो बिक रहा है विक्रय राशि जो है वह कितना है? तो 125 है। अब यहाँ पर लाभ जो हो रहा है, लाभ वह कितने का हो रहा है? तो 125 माइनस 100 अर्थात 25 रुपए का लाभ हो रहा है। तो अब इसका आप लाभ परसेंट निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर तो क्या होगा? 25 गुणा 100 बटा प्रारंभिक मूल्य मतलब 100, तो 25 चौका 100 और 4 25 में 100 अर्थात 25% का लाभ हो रहा है। और वैसे ही अगर मूल राशि 100 है और 25 रुपए का लाभ हुआ, इसका मतलब आपको जो है 25% का लाभ हो। यदि ए बराबर ए इक्वल टू दिया गया है कि ए बी सी डी, क्या दिया गया है? ए बी सी और डी। इक्वल टू दिया गया है ए बी सी डी
और फिर b इक्वल टू दिया गया है एक्स वाई ए और फिर हमसे पूछा जा रहा है कि a इंटरसेक्ट b क्या होगा। a इंटरसेक्ट b, ये इंटरसेक्ट का सिंबल है, तो a इंटरसेक्ट b का मतलब यह होगा कि a और b में क्या मैच कर रहा है, क्या मिल रहा है, उसी को लिखना है। तो a और b में सिर्फ a मिल रहा है, a इंटरसेक्ट b बराबर a लिखा जाएगा, यही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं कि कह रहा है यदि a इक्वल टू 1 3 5 7 9 11, a इक्वल टू 1 3 5 7 9 11 और फिर कह रहा है कि b इक्वल टू 3 6 9 12, b इक्वल टू 3 6 9 12, तो फिर कह रहा है b माइनस ए का मान बताएं। क्या कह रहा है भैया, b माइनस ए का मान क्या होगा, तो ध्यान से समझे भैया कि b माइनस ए बराबर मतलब b माइनस ए का मतलब यह हुआ कि b के कौन कौन से ऐसे अवयव हैं, कौन कौन से ऐसे सदस्य हैं जो a में मैच कर रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए, फिर जो शेष अवयव बचते हैं उन्हीं को लिखना होगा। तो देखिए इसमें का 3 इसमें मैच कर रहा है तो 3 को काट दीजिए, इसमें का 6 इसमें नहीं मैच कर रहा उसको रहने दीजिए, इसमें का 9 इसमें मैच कर रहा है तो 9 काट दीजिए, इसमें का 12 बचा। तो अब b माइनस ए तो 6 12 6 12 ये हो जाएगा। यहीं पर अगर पूछ लेता कि a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी क्या होगा, तो आप क्या लिखते, जो a में बचे हुए अवयव है उसको लिखते, जैसे कि 1 5 7 11, 1 5 7 और 11। तो इस तरीके से मतलब a और b जब अलग अलग दिया हो, फिर अगर a माइनस बी याद करना हो तो a के वे सदस्यों को काट दीजिए जो b में मैच कर रहे हो, और फिर a के जो शेष सदस्य बचेंगे वही a माइनस बी होगा। और यदि b माइनस ए निकालना है तो आप क्या करेंगे कि b के सभी सदस्यों को काट दीजिए, उनको जो a में मैच कर रहे हो, और शेष जो b में बच जाएंगे वही b माइनस ए हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए लेते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है -1 और +1 के बीच धन पूर्णांक का कौन सा समुच्चय है। तो -1 और +1 के बीच, -1 और +1 के बीच, -1 और +1 के बीच धन पूर्णांक का कौन सा समुच्चय है। धन पूर्णांक का कौन सा समुच्चय है, तो आप कहेंगे रिक्त समुच्चय है। क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। और रिक्त समुच्चय को आप कैसे दर्शाते हैं, इस तरीके से दर्शाते हैं, रिक्त समुच्चय है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है ऐसे कि x एलिमेंट ऑफ a का अर्थ है, इसका मतलब यह हुआ कि x समुच्चय a का अवयव है। क्या, x समुच्चय a का अवयव है, कोई एक समुच्चय a है जिसमें x भी शामिल है, अर्थात x समुच्चय a का अवयव है। अब कह रहा है कि यदि a बराबर 1 3 5, a इक्वल टू 3 5 और b इक्वल टू दिया हो 4 6। अब आपसे पूछ ले कि a इंटरसेक्ट b क्या होगा। a इंटरसेक्ट b बराबर, तो आप कहेंगे a का ऐसा कोई पद नहीं है, a का कोई ऐसा अवयव नहीं है जो b में मैच कर रहा हो, या फिर b का कोई ऐसा अवयव नहीं है जो a में मैच कर रहा हो। तो ना तो a इंटरसेक्ट b ना तो b इंटरसेक्ट a में कोई सदस्य लिखा जाएगा, और जहाँ कोई अवयव मतलब कोई सदस्य नहीं मैच कर रहा है तो वहाँ रिक्त समुच्चय लिखा जाता है। यह रिक्त समुच्चय का सिंबल है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। आइए लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि x² - 8x + 7 के गुणनखंड है। देखिए x² - 8x + 7 का गुणनखंड है, का गुणनखंड
है। देखिए प्यारे बच्चों कि इसका गुणनखंड करना है तो गुणनखंड का नियम क्या कहता है कि मध्य के पद को ऐसा तोड़िए कि गुणा करने पर अंतिम वाला पद आए या फिर जोड़ने या घटाने पर वही मध्य पद ही आए, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब 8 को आप 7 प्लस 1 कर सकते हैं और फिर प्लस 7। अब ध्यान से समझें कि 7 और 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और 7 का 1 में गुणा कराएंगे तो 7 ही आएगा, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस एक्स प्लस 7। अब x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 7 और माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तब भी x माइनस 7 आ जाएगा और x माइनस 7 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए लेते हैं अगला प्रश्न।